हेलो नीट वालों, उम्मीद है आपकी नीट प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप अपने पीक फेज में होंगे रिवीजन के और टेस्ट सीरीज के। और जैसा लास्ट टाइम हमने एक वीडियो अपलोड किया था हमारे टॉपर के साथ जो थी जानवी पटेल, ये नेक्स्ट वीडियो हमारी लास्ट ईयर की नीट टॉपर तीशा आहूजा के साथ लेकर आए हैं। आई वेलकम तीशा फॉर द इंटरव्यू। पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको आपके सिलेक्शन के लिए और आपके स्कोर के लिए जो काफ़ी अच्छा था और हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए आप एक मोटिवेशन है। तो सबसे पहले मैं आपसे आपकी जो बेसिक जर्नी थी नीट प्रिपरेशन की उसके बारे में जानना चाहूँगी, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो अभी फेज चल रहा है आपका उसके बारे में। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत डाउट होता था कि हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर मैं यहाँ पर आई, मुझे आपसे सर से बहुत मोटिवेशन मिला कि नहीं तुम कर लोगी। फिर मैंने स्टार्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। हाँ, किस मतलब कब आपने स्टार्ट किया था, कब आपने सोचा कि मुझे नीट की प्रिपरेशन करके एज अ डॉक्टर ही अपने आप को रिप्रेजेंट करना है? मेरा 12th तक ऐसा कोई प्लान नहीं था। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट ड्रॉप किया तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। अच्छा, ओके, मतलब कहीं ना कहीं आपको 12th के बाद ये रियलाइजेशन हुआ कि आप डॉक्टर ही बनना चाहती है और वो आपने ड्रीम अचीव कर लिया, तो ये तो काफी पॉजिटिव चीज है आपके लिए। अब मैं मेनली ये पूछना चाहूंगी आपसे कि मेनली हमें कब नीट का प्रिपरेशन, अगर स्टूडेंट्स को ये बताना हो कि मेनली राइट टाइम क्या होता है नीट प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, तो उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? 10th के बाद से अगर हम स्टार्ट कर दे प्रिपरेशन तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जैसे जैसे ड्रॉप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम एक मतलब डिप्रेशन में आने स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और प्लस सिलेबस का क्या मतलब, क्योंकि सिलेबस दोनों क्लासेस का, जैसे आप एज अ स्टूडेंट आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी, एज अ टीचर मेंटर हम जो बताते हैं स्टूडेंट्स को वो तो अपनी जगह ठीक है, मेनली जो रोल होता है सिलेबस, क्योंकि 10th के बाद आपने जैसा कि 10th के बाद हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो अगर 10th के बाद स्टार्ट करते हैं और 12th के बाद में, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस मेनली देखने को मिलते हैं? जैसे हम 10th के बाद स्टार्ट करते हैं तो उसमें 11th से 11th का पूरा कवर हो जाता है। 12th में जाएंगे तो 12th का कवर हो जाता है। पर जैसे हम ड्रॉप ईयर में करते हैं तो 11th और 12th एक ही साल में कवर करना पड़ता है। एक ही साल में, तो मतलब सिलेक्शन के चांसेस भी काफी फ्लक्चुएट करते हैं अगर 10th के बाद स्टार्ट करते हैं और 12th के बाद स्टार्ट करते हैं, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा जाती है। ठीक है, ओके। सो ये अब आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया है कि आपको अगर एज अ डॉक्टर ही अपने आप को आप इमेजिन कर रहे हैं और सोच रहे हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन 10th के बाद ही स्टार्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। सो इसके बाद मेनली मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका इंस्टीट्यूट जो है, हमारा इंस्टीट्यूट से आपने स्टडी किया है अराउंड 1.5 ईयर, जो भी आपकी जर्नी रही थी उसमें इंस्टीट्यूट का कितना रोल रहा और क्या आपको पॉजिटिव पॉइंट्स लगे इंस्टीट्यूट की तरफ से और सपोर्ट क्या रहा इंस्टीट्यूट का, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। पहली बात तो जो सब लोग बहुत हेल्प करते हैं, मतलब जब भी डाउट पूछने जाओ सर भी बता देते हैं और आप भी बता देते थे हमेशा। मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं रही कि ये क्वेश्चन नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। आपने हमेशा हेल्प की है और सारी फैकल्टीज सब अच्छे थे इंस्टीट्यूट। और मेनली जो कंटेंट है हमारी तरफ से, जो हमने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है, नोट्स जो कोचिंग की तरफ से आपको प्रोवाइड किए हैं, वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, या उसके अलावा भी आपको कुछ अपनी तरफ से इंक्लूड करना पड़ा, या उन्हीं से सब कुछ कवर हो गया सिलेबस? मेरा पर्सनली फिजिक्स में तो मैंने नोट्स के अलावा कुछ बाहर नहीं देखा, बस क्वेश्चंस थोड़े। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अलग है, बट एज अ नोट्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इंस्टीट्यूट में, क्या वो नोट्स क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ये आपसे मैं जानना चाहूँगी। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है और इतना बढ़ के चले जाओ तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, ओके। और सेकंड थिंग ये है, मेनली आपका जो पर्सनल प्रिपरेशन का जो फेज रहा उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहला मेरा पॉइंट ये रहेगा कि आपने जो टाइम मैनेज किया वो आपने कैसे मैनेज, मतलब आपका खुद का जो सेल्फ स्टडी के आवर्स थे उन्हें आपने कितना पर डे कितना टाइम आपने स्टडी को दिया, सेल्फ स्टडी को, अदर देन इंस्टीट्यूट टाइम? इंस्टीट्यूट के बाद 6 बजे आई थिंक ख़त्म होती थी क्लासेस। उसके बाद रात को 10-11 बजे तक बस स्टार्टिंग में पढ़ा था और उसमें भी सर ने मतलब बताया था कि एक शेड्यूल बना लो पर डे के हिसाब से कि इस दिन में इतना ये सब्जेक्ट से करना है। तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। उससे ये रहा कि इतना टारगेट हम कर चुके हैं, कितना हम और करेंगे और कितना हमको करना है। एक टारगेट सेट करके पर डे का, पर सब्जेक्ट वाइज या फिर अदर देन, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने टाइम सेट किया कि पर डे मुझे इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, या आपने अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई किया टाइमिंग को डेली? सब्जेक्ट के वाइज नहीं किया था, मतलब ये टॉपिक कंप्लीट करना है, अब वो कितनी भी देर में एज अ टॉपिक। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट मिला है हमें कि आपने जो टॉपिक है टारगेट आपका पर डे का सेट किया है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन रखें, ना कि टाइमिंग के अकॉर्डिंग, बिकॉज टाइम तो 1 घंटा के लिए आपने, या ऐसा टॉपिक भी चूज ना करें जो उतने टाइम में कंप्लीट ना हो पाए, बहुत लेंथी टॉपिक हो या नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी। सेकंड इसके बाद ये रहेगा
कि जो टेस्ट होते हैं लास्ट, अब जो रिवीजन फेज है मेनली स्टूडेंट्स उसी फेज से गुजर रहे हैं, जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हमारे हैं 2025 के। तो उनके लिए मैं ये पूछना चाहूंगी कि अब जो रिवीजन फेज उनका चल रहा है उसमें उन्हें क्या प्लानिंग रखनी चाहिए, और स्पेशली टेस्ट सीरीज का कितना रोल रहेगा इस चीज में? रिवीजन के लिए तो बायो में ऐसा रहता है, मल्टीपल रिवीजन चाहिए रहता है, क्योंकि एक बार रिवाइज करेंगे फिर भूल जाते हैं। तो बायो को तो मतलब ऐसा करना है कि बार बार रिवाइज करना है, और टेस्ट सीरीज तो लगानी ही है, क्योंकि टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे तो मिस्टेक्स नहीं पता चलती। उसके बाद अपनी मिस्टेक्स ढूंढ के उनको सुधारना है। एक कॉपी बनाई थी मैंने जिसमें मैं सारा एनालिसिस लिखती थी कि इस टेस्ट में इतने मार्क्स आए और क्यों कम आए, और क्या कमी रह गई, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो और मेनली टाइम मैनेजमेंट जो स्टूडेंट्स को लास्ट तक प्रॉब्लम बनी रहती है ड्यूरिंग टेस्ट, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेन एग्जाम तक ना जाए, इसलिए इस प्रॉब्लम को पहले ही कट आउट करना बहुत वो होता है, जरूरी होता है। तो उसके लिए आपने टाइम मैनेज जो आपका था टेस्ट के ड्यूरिंग में, वो आप कैसे रखती थी? पर सब्जेक्ट कितना एवरेज टाइम आपको लगता था, या कैसे आप अटेम्प्ट करती थी टेस्ट पेपर इनिशियली? मैं बायो से स्टार्ट करती थी। Okay. बायो में मतलब एक मैक्सिमम रहता है 45 मिनट्स देने, उससे ज़्यादा नहीं एक्सटेंड होना चाहिए। अगर उससे कम हो रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, पर मतलब ऐसा रहता था कि 45 तो देने ही है बायो, 45 मिनट्स। और अच्छे से हर एक क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि सिली मिस्टेक्स ये हो जाती है, हम नोट नहीं पढ़ते कभी तो आंसर गलत टिक कर देते हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए फिर केमिस्ट्री, और लास्ट में मतलब ये आपका ऑर्डर था, बायो देन केमिस्ट्री देन फिजिक्स। और मेनली आप फिजिक्स के लिए, मैं फिजिक्स पे आना चाहूंगी कि मेनली स्टूडेंट्स को उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे अभी भी स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है इंस्टीट्यूट की, और वो बता रहे हैं कि फिजिक्स में हमसे मेनली क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। क्वेश्चंस तो हम अटेम्प्ट कर पाते हैं, पूरी चीजें क्लियर है, बट कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है, क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं। तो उसके लिए हम कैसे वर्कआउट करें? फिजिक्स को मतलब एक ही उसमें नहीं सॉल्व करना रहता है, इसको 3-4 पार्ट्स में सॉल्व करो। पहले जैसे कि सारे इजी वाले क्वेश्चंस हो गए जो बन रहे हैं वो कर लिए, उसके बाद थोड़े मीडियम वाले जो हम मतलब थोड़ा बहुत कर रहे हैं पर ऐसा है कि कहीं भूल गए हैं या नहीं कर पा रहे, और लास्ट में टफ वाले ट्राई करो। अगर बन गए तो ठीक है, नहीं तो फिर, क्योंकि अगर नहीं छोड़ेंगे तो मार्क्स कम हो जाते हैं उसमें। हाँ, जैसे मैंने आपका अभी तक मतलब जितना टेस्ट आपने दिए थे उसमें जो आपका रिजल्ट था हमेशा अराउंड 140-150 आपका स्कोर रहता ही था, मिनिमम स्कोर इतना था। तो फिजिक्स में मेनली जो ये मतलब प्रॉब्लम होने के बाद कैसे आपने मार्क्स जो आपके आते थे उसके अकॉर्डिंग, अगर मैं टाइमिंग पूछूं आपसे कि कितना एवरेज टाइम आपको फिजिक्स सॉल्व करने के लगता था, तो वो आप थोड़ा सा बताइए स्टूडेंट्स को। लास्ट का अप्रॉक्स जब बायो और केमिस्ट्री हो जाता था तब 1 या 1.5 आवर बच जाता। 1.5 आवर एटलीस्ट फिजिक्स के लिए चाहिए था आपको। यस, इतना स्कोर करने के लिए एटलीस्ट इतना टाइम तो होना ही चाहिए। और उतना टाइम कब बचेगा? जब उधर आपके पास टाइम, आप उधर सेव करके टाइम आप इधर फिजिक्स को टाइम दे सकते हैं, बिकॉज फिजिक्स में तो टाइम चाहिए ही चाहिए स्टूडेंट्स को, ऐसा मुझे लगता है जितना वो बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। तो ये फिजिक्स के बारे में है, तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें। फिजिक्स की आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो आप मुझसे पूछ रहे हैं वो आपको खुद सिलेक्टेड स्टूडेंट ने बताया हमारी, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे जो स्टूडेंट्स का एक माइंडसेट रहता है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें लास्ट रिवीजन फेज में, इस टाइम में। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर करते हैं या फिर क्वालिटी, कंटेंट या कंसेप्ट उनके स्ट्रॉन्ग होना इंपॉर्टेंट ज्यादा है? क्वालिटी कंटेंट ही स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने भी कर लो, अगर उसकी क्वालिटी नहीं देखी जाएगी तो क्वांटिटी मैटर नहीं करती। और एक दूसरा चीज ये भी है कि अगर वो एक्स्ट्रा टेस्ट लगा रहे हैं अलग से भी, जैसे टेस्ट सीरीज तो वो कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी वो चाहते हैं कि हम और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं अलग से एक्स्ट्रा, तो इसमें एक डीमोटिवेशन का भी एक कंसेप्ट रहता है कि बच्चा अगर वो नहीं कर पा रहे तो वो डीमोटिवेट भी हो रहे हैं उस चीज को लेकर, और उनका डर भी बढ़ रहा है। तो एक ये चीज भी, तो नंबर ऑफ टेस्ट जो अप्रॉक्स, कितने नंबर ऑफ टेस्ट आपके अकॉर्डिंग फुल लेंथ अटेम्प्ट करना ही चाहिए कम से कम? ऐसे तो मैंने तो मतलब बहुत सारे किए थे, और मतलब एक है तो होता है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी तो मतलब जितने टेस्ट दे पाओ उतने दे दो। ऐसा नहीं है कि टेस्ट दो ही मत, टेस्ट से डरोगे तो फिर एग्जाम में प्रॉब्लम जाएगी। मतलब एवरेज फिर भी मिनिमम कितने टेस्ट, अगर आप मतलब फुल लेंथ टेस्ट स्पेशली मैं पूछ रही हूँ, बाकी जो ईयरली टेस्ट है वो तो अलग ही होते हैं, बट फुल लेंथ टेस्ट कितने मतलब एवरेज स्टूडेंट अटेम्प्ट कर लेके उसको सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ मैंने एटलीस्ट इतने टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, मतलब मेरी प्रिपरेशन जो है वो सही जा रही है? 15 to 20 टेस्ट, 15 to 20 फुल लेंथ टेस्ट नेसेसरी है स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि दूसरी चीज ये होती है बच्चों में, अभी जो लास्ट उनका जो अब जो फेज चल रहा है इसमें सबसे ज्यादा जो डर उनके अंदर बैठा, मतलब डर उनका बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, जैसे जैसे नीट पास आ रही है वो डरते जा रहे हैं और डीमोटिवेट होते जा रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या स्टूडेंट्स को कहना चाहिए? इस वजह से तो आप भी, क्योंकि आपने भी फेस किया है ये सब, तो उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं वो लोग, इसके बारे में बात करनी थी। लास्ट मोमेंट पे डर तो सबको लगता है, तो उसके लिए तो यही है कि बार बार रिवीजन करते रहो, क्योंकि अगर हम डर के बैठे रहेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला।
नीट तो उसी दिन आएगा, वो हाँ तो चेंज एग्जाम नहीं तो होने उसी दिन वाला। होने वाली है, तो तो है। एक बार तो फेस करना ही है, इसलिए बिना डरे आराम से जाओ, कोई टेंशन मत लो, अच्छे से करके आओ। ठीक है। और टेस्ट के बाद जो मतलब टेस्ट के बाद जैसे आपका रिजल्ट आया, टेस्ट आपने दिए थे, उसके बाद टेस्ट, हर टेस्ट के बाद, फिलिंग टेस्ट के बाद जो आपका रिजल्ट आता था, उसके बाद जो फीलिंग होती थी कि कहाँ मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, क्या मतलब मेनली टेस्ट से भी बच्चे सबसे ज्यादा डीमोटिवेट होते हैं कि मैंने टेस्ट दिया, मैंने सब कुछ पढ़ के दिया, लेकिन वहां जाकर बच्चे पूरे ब्लैंक हो रहे हैं एज्यूमिंग द टेस्ट। उसके लिए क्या मतलब कर सकते हैं वो लोग? मतलब जैसे टेस्ट होते थे उसके बाद रिजल्ट हाँ। आते थे, हाँ। मार्क्स मिलते थे और हमको पता चलता था हमने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, तो एक वो टॉपिक पता चलता था कि ये वीक पॉइंट है। हाँ मतलब उस वीक पॉइंट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, मतलब सर बोलते थे कि एक ऐसा डिवाइड करके रखो, सॉलिड, लिक्विड और बेस। सॉलिड में वो टॉपिक जो बहुत अच्छे हैं, लिक्विड में जो थोड़े थोड़े अच्छे हैं, और गैस में जो पूरे उड़े हुए हैं। ओके। तो जो पूरे गैस है उनको लिक्विड में ले आओ, जो लिक्विड है उनको सॉलिड में ले आओ, सॉलिड को बार बार मत पढ़ो। अच्छा ठीक है, मतलब ये एक आपको एक डिवीजन के लिए एक और अच्छी चीज मिल गई फिजिक्स, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट मिला है, इसको भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है। और लास्ट में हमारे स्टूडेंट्स को आप क्या, जो अभी नीट देने वाले हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे स्पेशली, कि वो क्या करें और कैसे और अपनी प्रिपरेशन को ज्यादा अच्छा बना सकते हैं? और स्पेशली एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब आपने एग्जाम दे के, आप एग्जाम देने के एक दिन पहले का जो मतलब दिन होता है, एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले वाला जो दिन है, उस दिन क्या मतलब होता है, फीलिंग कैसी होती है, और फिर क्या मतलब लगता है कि क्या होगा कल? उस दिन तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कल पता नहीं क्या ही होने वाला है, हम लग कैसे रहा लिख होगा कर आपको? आएंगे, क्या होगा। अच्छा, लेकिन एग्जाम के बाद जो है वो एक, फिर उसके बाद जो फीलिंग चेंज होती है, उसमें दोनों में मतलब क्या डिफरेंस रहता है? एग्जाम के बाद ऐसा लगता है एक टेंशन खत्म हुई। टेंशन, हाँ टेंशन होती है सबके लिए, वैसे सारे स्टूडेंट्स के लिए, और एक टेंशन खत्म हुआ, तो आप भी यही सोच के एक दिन पहले आपका माइंडसेट ऐसा रखिए कि आप मतलब एक दिन पहले माइंडसेट कैसा रखना चाहिए, अब मैं ये पूछना चाहूंगी। पॉजिटिव रहना डर चाहिए, तो लगेगा कोई ही, भी क्योंकि नई चीज़ सॉल्व नहीं करनी नई चाहिए, चीज नहीं पढ़नी चाहिए। और एकदम पॉजिटिव माइंडसेट, कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देने चाहिए। और मतलब ये है कि टाइम मैनेजमेंट सोच के चलना चाहिए कि हाँ। हमको कल के पेपर में कैसे मैनेज कैसे करना टाइम है, मैनेज करना और है। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आना, क्योंकि ओएमआर मिस्टेक हो जाती है बहुत हाँ, लोगों से। ओएमआर का भी स्पेशली ध्यान रखना है कि ओएमआर में आपसे कुछ, ओएमआर फिल करने में गलतियां ना हो, बिकॉज वो भी एक पढ़ाई का जो डर है वो अपनी जगह ठीक है, बट जो सेकेंडरी सबसे इम्पोर्टेंट तो है आपकी ओएमआर, वही आपका रिजल्ट डिसाइड करती है, तो वो भी एक आपको पॉजिटिवली फिल करनी है, और टेंशन थोड़ा सा रिलैक्स होके ही एग्जाम देने जाना है। ठीक है। और ड्यूरिंग द एग्जाम क्या क्या पॉइंट्स आपको लगे कि हाँ ये बच्चों को फॉलो करने चाहिए, या मैंने ये फॉलो किए तो उससे पॉजिटिव मुझे रिजल्ट मिला ड्यूरिंग द एग्जाम? क्योंकि टेस्ट तो आपने दिए, सब कुछ है, बट जो मेन आपका रिजल्ट डिसाइड करता है वो 3 घंटे ही डिसाइड करते हैं। एग्जाम के टाइम पे काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं कि हमने सारे टेस्ट सीरीज में किए हुए हैं। ओके। मतलब मैंने यहाँ पे जितनी भी टेस्ट सीरीज दी और एग्जाम दिया, तो ऐसा लग रहा था कि टेस्ट सीरीज ही चल रही है ये भी। मतलब उसके सारे क्वेश्चन मिलते जुलते लगते हैं। तो एक चीज़ ये है कि जब हम टेस्ट सीरीज देते तब उनको सीरियसली दें, अच्छे से सॉल्व करें, तभी जाके एग्जाम में हम अच्छा करेंगे। दूसरी चीज़, ओएमआर जब हम भर रहे हैं तब 5-5 क्वेश्चंस के हिसाब से भरें, मतलब एकदम से पूरा भरेंगे तो वो भी गलत हो जाता है, फिर सीक्वेंस चेंज हो जाता है। आपने मतलब पार्ट्स में डिवाइड करके ओएमआर फिल किया है हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। और राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स कैसे मैटर करते हैं? पेपर सॉल्व करने में एक राउंड में आपने पूरा बायो सॉल्व किया, या एक राउंड में पूरा केमिस्ट्री सॉल्व किया, या फिर आपने नंबर ऑफ राउंड्स ऐसे डिसाइड किए थे कि मुझे एटलीस्ट 2 राउंड्स लेने हैं? मतलब ऐसा था कि जो क्वेश्चन बन रहे थे वो पहले राउंड में टिक कर दिए, जिसमें 100% हम श्योर रहते हैं कि ये तो इसका यही आएगा आंसर। क्योंकि जितना मैंने देखा है हमारे यहाँ जो बच्चे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली बस पेपर उन्हें दिया और वो सीधा बायो से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, मतलब इवन एक बार वो पेपर देखते भी नहीं है कि पूरा पेपर एक बार देख लिया जाए, एटलीस्ट एक बार पूरे मतलब पेपर पे एक नजर मार ली जाए। तो उसके लिए मतलब या तो डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए, या फिर एक एटलीस्ट थोड़ा टाइम लगता है 2 मिनट का, तो पेपर पूरा देखना चाहिए हमको एक बार पहले पूरा Positive पेपर रहेगा, हाँ। गो थ्रू करना चाहिए, तब पूरा जाके पता पेपर चलता है go through कि करना क्या चाहिए। पेपर में है, हाँ। उसके हिसाब से ठीक है। solve तो एक करना ये भी है कि आप पूरा पेपर एक बार देख सकते हैं, टाइम आपका लगेगा 2 मिनट, पर एक आपको पॉजिटिव वो मिलेगा कि हाँ ठीक है मुझसे क्वेश्चंस बन जाएंगे पेपर के, तो एक ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ आपके लिए इंस्टीट्यूट के लिए लास्ट में, बिकॉज आज काफी दिनों के बाद आप वापस इंस्टीट्यूट विजिट कर रही हैं, आपने आपके मार्क्स प्लस आपका जो इंस्टीट्यूट है अभी जहाँ पर आप मेडिकल कॉलेज जो आपको मिला, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लास्ट ईयर आपका स्कोर, जो 2 सालों में आपका स्कोर रहा है, क्योंकि आपका एक ड्रॉप है, तो जो आपका स्कोर था वहां से कहाँ आपका ग्राफ गया है वो, प्लस आपको अभी कौन से मेडिकल कॉलेज में आप हैं? लास्ट ईयर मेरे 439 मार्क्स थे। ओके। उसके बाद मैंने पेसमेकर्स ज्वाइन किया। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छी हेल्प मिली, सबने बहुत सपोर्ट किया, सबका बहुत अच्छा रोल रहा मेरी लाइफ में। उसके बाद अभी मैं बीएमसी सागर में हूँ, बीएमसी सागर मेडिकल कॉलेज। वो भी बहुत अच्छा है। नीट की
मेडिकल लाइफ भी अच्छी चल रही है। ओके, मतलब एंजॉय करिए अपने एमबीबीएस के फेज को, फर्स्ट ईयर को, ठीक है। और दूसरी चीज एक लास्ट मतलब मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो आपका ग्राफ इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, तो ऐसा मतलब आपने आपके 439 मार्क्स थे लास्ट में, सब फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपका था उसमें 400 30, हाँ 439 मार्क्स है। तो उसके बाद क्योंकि हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ड्रॉप लेने के बारे में उनका माइंडसेट कि उनके मार्क्स थोड़े अगर नहीं भी उतने आ पाए, वो नहीं भी क्वालिफाई कर पाए, तो एक बाउंड्री पे वो आगे रुक जा रहे हैं। तो क्या उनका मतलब ऐसा क्या फॉलो करे या उनको क्या सोचना चाहिए कि हाँ हमें, आपने कैसे मतलब डिसाइड किया कि मुझे ड्रॉप एक और लेना चाहिए? क्योंकि ये बहुत टफ डिसीजन होता है हर एक स्टूडेंट के लिए, एक ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, जो अभी है उसके साथ ही आगे बढ़ना है। दो रास्ते होते हैं बच्चों के पास, उसमें सही रास्ता चूज कैसे करें वो अपने लिए? मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर जैसे हम ड्रॉप नहीं लेते तो लाइफ टाइम रिग्रेट रहता कि काश मैं भी डॉक्टर होती। हाँ, एक टाइम पे मैं अगर ड्रॉप ले लेती तो इसलिए एक बार रिस्क ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं ना तो वो चीज़ मिल जाती है। हाँ, क्योंकि सबसे मेन रोल तो आपका ही है आपकी प्रिपरेशन में, इंस्टीट्यूट भी है आपके साथ, पेरेंट्स भी है, सब कुछ है, बट एट लास्ट तो आप खुद ही हैं जो भी हैं। आपकी सक्सेस भी आपकी रहेगी, जो फेलियर है वो भी आपका रहेगा, तो उसको फेस करना एक मतलब बहुत ही वो चीज़ है। तो वो फेस स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, जिसमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है उसको कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या किसी दूसरे उसमें जाना चाहिए। जैसा ईशा ने कहा, हमें ये बात फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि रिग्रेट ना रहे, और रिग्रेट के साथ अगर आपको नहीं जाना है, आप अगर चाहते हैं कि हम कर सकते हैं तो आप ड्रॉप ले सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। और आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ मैंने ड्रॉप लिया, वो डिसीजन मेरा सही है, तो आगे उसी के साथ आप जाएं। क्योंकि सारे स्टूडेंट्स मेहनत बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, सब कुछ अपना पूरा दे रहे हैं, वो 100% दे रहे हैं, उसके बाद भी स्टूडेंट्स नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं। तो उनके लिए क्या कहना है, उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि वो स्टूडेंट सबसे ज्यादा हमारे लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी, सबके लिए वो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा, उनको हैंडल करना सबसे मुश्किल चीज है हमारे लिए, एज अ टीचर, एज अ मेंटर्स। तो उनके लिए आप एज अ स्टूडेंट उनको क्या कहना चाहेंगे? एक चीज़ होती है ना कि अगर कोई चीज़ लेट मिल रही है तो उसमें भी कुछ अच्छा रहता है, तो इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो हो सकता है आपके लिए कुछ बेटर लिखा हो उसमें। ओके, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट में लेकिन बहुत अच्छी बात कही है। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि हम दिन भर पढ़ रहे हैं, पूरे 100% अपना दे रहे हैं, उसके बाद भी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ये बात ध्यान रखें कि उनके लिए काफ़ी कुछ बेटर होगा, तो वो लगे रहें और अपनी अपनी तरफ से जो 100% है वो देते रहें, उन्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और थैंक यू सो मच दिशा, आपने टाइम दिया और हमारे स्टूडेंट्स को इतना जो मोटिवेशन दिया है। उम्मीद है हमारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें निकल के आई होंगी इस वीडियो से। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और अपनी प्रिपरेशन बूस्टअप रखें। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।